ठीक, तो इस वीडियो में क्या हम देखने वाले एकदम से आपको ध्यान से बताते हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सुटिक्स, एचएपी, सोशल फार्मेसी और हर एक सब्जेक्ट 2024 का पेपर सोल्यूशन हमने ख़त्म कर दिया था। और इसके पहले भी हमने क्या कर दिया, एचएपी का इंग्लिश मीडियम वाला पोर्शन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखिए सामने लिखा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये पेपर कब का है देखो बता देते हैं। 16/7/2023 का, कब यानी अगली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 16/7/2023 यानी जुलाई में हुआ था। बट इस टाइम एग्ज़ाम देखा जाए तो आपका जून के मिड में होगा, मतलब 9 जून से तो स्टार्ट ही हो रहा है, तो ये जान ही रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को आपको स्लाइड करके हर एक टुकड़ा आपके पास पहुंचाने वाले हैं एकदम ईजी से ईजी तरीके से। ठीक, और आपको बता देना चाहते हैं अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, याद रखना कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल 2-3 साल का पेपर, 2022 का पेपर सोल्यूशन, 2023 का पेपर सोल्यूशन और 2024 का पेपर सोल्यूशन, 3 साल के पेपर को एनालिसिस करके आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। दोबारा बोल रहे हैं, 2022 का पेपर सोल्यूशन, 23 का, 24 का पेपर सोल्यूशन एनालिसिस करके मतलब अच्छे तरीके से डीपली पढ़ लेते हैं, केवल 3 साल का पेपर। इससे बाहर तो आने वाला नहीं, 70 से लेके 80% आपका इसी से मैच कर जाएगा। और ये आपको कहाँ मिलेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी तुम्हारे पास इंग्लिश मीडियम में 2023 का पेपर सोल्यूशन, 2024 का पेपर सोल्यूशन ऑलरेडी करा दिया गया। और हिंदी मीडियम की बात की जाए तो 2024 का तो करा दिए हैं, 2023 का आज और कल में ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा 2022 का टोटल क्वेश्चन ये है। अब बहुत सारे बोल रहे थे सर एमसीक्यू कराइए भर भर के। देखिए भाई एमसीक्यू वही अटैम्प्ट कर पाएगा पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व किया। मान लेते हैं हम 500 एमसीक्यू करा दें आपको, उससे कहेंगे 20 आएगा, तो ये वाला हमारा काम नहीं है। ठीक है, भौकाली वाला काम नहीं, जो पढ़ाया जाएगा सटीक पढ़ाया जाएगा और हर एक टॉपिक को सब एकदम से स्लाइड करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक, और अभी तक आपने बैच नहीं ज्वाइन किया, हमारा जो टॉपर बैच है, ठीक है टॉपर बैच है 2025 के लिए, वो अब ज्वाइन नहीं किया। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों उपलब्ध है, कोई भी आप टॉपर ज्वाइन कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में। आपको 2024 का, 2023 का, 2022 का फुल सोल्यूशन करा के इसमें दिया जाएगा। ठीक, और लास्ट में आपको क्या दे दिया जाएगा, सुपर 25 क्वेश्चन। सुपर 25 क्वेश्चन में उन क्वेश्चन को रखा जाएगा जो इम्पोर्टेंट नहीं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। और कम से कम 50-60 एमसीक्यू इसमें रहने वाले, यानी 10 आपके लॉन्ग रहेंगे और आपके 14 से लेके 15 शॉर्ट रहेंगे और 60 ही आपके क्या रहेंगे एमसीक्यू वो रहेंगे जो हर साल यानी पिछले साल पूछे गए क्वेश्चनों में से हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये आपके सामने, अब इसका नोट वगैरह चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं हमें कांटेक्ट करके अब ये पीडीएफ मंगा के आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से हमने लिखा है इसको आराम से। ठीक, तो इसमें देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कोड की बात की जाए तो 2602 आपका कोड है, यानी नंबर की बात की जाए तो 80 नंबर, समय की बात की जाए तो 3 घंटा। ये सब आप जनरल चीज़ें जानते हैं। सीधे अपने हम मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा हमारा पहला क्वेश्चन ये दे रखा, क्या मेन मुद्दा में 7 क्वेश्चन दिया रहता है, मतलब जो तुम्हारे पास पार्ट ए है, पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता, बट हम हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद पार्ट बी इधर जो तुम्हारे पास है, ठीक है पार्ट बी है, पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, आपको कोई 10 क्वेश्चन करना रहता, बट हम सारा क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, सब कुछ आपको स्लाइड करके आपके सामने दे दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कैसे होता है, अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है राइट ए नोट ऑन लिमिट टेस्ट। सबसे पहले लिमिट टेस्ट होता क्या है ये बताना पड़ेगा, लिमिट टेस्ट क्यों जरूरी होता है ये बताना पड़ेगा, बट किसी एक लिमिट टेस्ट को आप डिफाइन कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। कोई भी आपको लिमिट टेस्ट, आयरन, क्लोराइड, आर्सेनिक, सल्फेट, हैवी आयरन, कुछ भी आपको पता है तो एक लिमिट टेस्ट को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो आपके सामने हम चलते हैं, पहले हेडिंग डालेंगे लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट गुरुदेव क्या होता है ये बताइए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको कोई एक सोल्यूशन दे दें, ठीक एक सोल्यूशन दे दे तो उसमें आपको बताना रहेगा कितने अमाउंट में क्या चीज़ प्रेजेंट है, उसी को क्या बोला जाता है, लिमिट टेस्ट बोला जाता है। क्या लिख रखा, लिमिट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य, ठीक है लिमिट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि किसी पदार्थ में होने वाली छोटी सी मात्रा में अशुद्धियाँ, देखो ये अशुद्धियाँ की पहचान करना
और उन्हें नियंत्रित करना, जिन्हें क्या कहते हैं, लिमिट टेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने एक गिलास आपको पानी दे दिया, ठीक। अब लिमिट टेस्ट के जरिए आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअल में ये एक गिलास जो पानी है, एक गिलास पानी में कितनी अशुद्धियाँ हैं, उसी को जो पहचान किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, लिमिट टेस्ट कहा जाता है। अब लिमिट टेस्ट तो हमने पहचान लिया, फिर लिमिट टेस्ट से भी पहचान लिया जाता है कि एक्चुअल में, ठीक, उसे कैसे नियंत्रित किया जाता है, उसको लिमिट टेस्ट कहते हैं। पहला पॉइंट आपके माइंड में बैठ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, लिमिट टेस्ट यह पता चलता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में उपस्थित, यानी लिमिट टेस्ट से यह पता चलता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में उपस्थित अशुद्धियों को निपटाने व बेहतर परिमाण प्राप्त करने के लिए विशेष होता है। कहने का मतलब क्या होता है, लिमिट टेस्ट हमें ये पता चलता है कि अशुद्धियाँ कितनी हैं, तो उसको हम अपने अनुसार क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यस सर, कंट्रोल करेंगे। तो वही जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में उपस्थित अशुद्धियाँ, उसको निपटाने तथा बेहतर परिमाण के लिए, जितना अच्छे तरीके से शुद्धियाँ रहेगी उतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो उसे बेहतर परिमाण प्राप्त करने के लिए क्या कर देते हैं, लिमिट टेस्ट करते हैं। ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा, लिमिट टेस्ट को हम तुलना स्टैंडर्ड तथा टेस्ट सोल्यूशन के करते हैं। एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो आपके बुक में ऑलरेडी लिखा रहता, टेस्ट सोल्यूशन जो आपके द्वारा किया जाता। कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे हमारे पास दो सोल्यूशन है, देखिए एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन, एक आपके सामने टेस्ट सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपको बुक में दिया रहेगा, जो इस तरह से वैज्ञानिक लोग करते हैं यहाँ पर। अब हूबहू सेम टू सेम स्टेप आपको फॉलो करना है टेस्ट सोल्यूशन में, ठीक है। टेस्ट सोल्यूशन में हूबहू सेम टू सेम फॉलो रूल करना है, फिर लास्ट में इन्हें कंपेयर करना कि आपका ये जो आया हुआ है इसके लगभग समीप आएगा तो दोनों सही है, अब दूर रहेगा तो भैया गलत है। तो इसमें दो सोल्यूशन होते हैं। लिमिट टेस्ट में कितने सोल्यूशन होते हैं, टोटल दो, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, एक टेस्ट सैंपल होता है, से करते हैं। 3 पॉइंट लिमिट टेस्ट आपको आइडेंटिटी, हम क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। क्यों जरूरी होता है गुरुदेव बताइए जरा, तो लिमिट टेस्ट काहे जरूरी होता है। तो इम्पोर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट, आप जरूरी ना हो तो आप जितना काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ वैसे ही पड़ी रहेंगी। तो लिखा है लिमिट टेस्ट हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में उपस्थित इम्प्योरिटी का पता लगाते हैं। मतलब लिमिट टेस्ट क्या होगा, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो पैरासीटामॉल कुछ भी हो, सिरप फिरप कुछ भी हो, उसमें कितनी अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था, हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी कितनी मात्रा है, यानी एक्चुअल में हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें इम्प्योरिटी अशुद्धियाँ कितनी मात्रा, उसे को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं, ठीक। ओवरऑल देखा जाए तो लिमिट टेस्ट किसी सोल्यूशन में प्योरिटी तथा क्लियरिटी को पता करता है। देखिए ये सटीक पॉइंट है, क्या लिख रखा है, ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी प्रोडक्ट में कितनी प्योरिटी है, मतलब कितना वो प्योर है और कितना क्लियर, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं लिमिट टेस्ट और इम्पोर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, लिमिट टेस्ट इन आवर सिलेबस, मतलब हमारे सिलेबस में देखा जाए तो लिमिट टेस्ट कितने हैं। हमारे सिलेबस में टोटल इतने लिमिट टेस्ट है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन और लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, इतने हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो लिमिट टेस्ट को इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले विशिष्टता का टेस्ट, मतलब कुछ ऐसे होते हैं स्पेशल टेस्ट होते हैं, उसको बिना, जैसे कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करेंगे तो आपको मोलिस टेस्ट करना पड़ेगा और तुम्हारे पास मोहर टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो उसमें देखा जाए तो सिलेक्टेड होते हैं, उसमें मोस्टली बहुत सटीक होता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उसको भी आइडेंटिफाई थोड़ा सा करेंगे तो दिक्कत होगी। कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल आप व्यक्तिगत, एक नॉर्मल पर्सन के क्या होगा सर, तो व्यक्तिगत को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतना हो गया, किसी एक लिमिट टेस्ट को आप आइडेंटिफाई कर दीजिए। हम इस वीडियो में लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को करते हैं। देखिए अब कहेंगे सर ये काहे कर रहे हैं, लिमिट टेस्ट तो हमसे कहा नहीं है। देखिए हमसे लिमिट टेस्ट कहा है तो बताओ आप, लिमिट टेस्ट ये लिख दिए हैं, ठीक है, मतलब देखिए लिमिट टेस्ट ये लिख दिए, इंपॉर्टेंट लिख दे, सिलेबस लिख दे, तो इतना से आपका नंबर नहीं टीचर देगा भाई, ठीक है। कम से कम यानी 5 नंबर का रहेगा तो एटलीस्ट 2 पेज में आपको एक्सप्लेन करना ही करना पड़ेगा। तो किसी भी एक टेस्ट को शॉर्ट में आप आइडेंटिफाई कर देना, कोई भी एक टेस्ट को शॉर्ट में आइडेंटिफाई कर देना। हम आपके सामने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड करते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल, कुछ नहीं लिखना है। AgNO3 को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर, किसकी उपस्थिति में, यानी नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है, प्लस में नाइट्रेट अलग हो जाता है। बस यही प्रिंसिपल है, प्रोसीजर लिख देंगे, रिजल्ट देख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखा,
लिमिटेड फॉर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट व घुलनशील क्लोराइड के बीच क्रिया करा यानी आधारित होता है, जो सिल्वर नाइट्रेट तथा अघुलनशील क्लोराइड के बीच होता है, किसकी उपस्थिति में, HNO3 के उपस्थिति में होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है और प्लस में नाइट्रेट प्राप्त होता है। अब ये कैसे प्राप्त होता, तो आपके सामने प्रोसीजर दिया गया। अब देखिए इसको प्रोसीजर ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में बताइए, ऑलरेडी इंग्लिश में अपलोड कर दिया गया है। अभी 20 ठीक है 20 नहीं, ये ख़त्म वीडियो होगा, ठीक है, तो आपको इंग्लिश में बता दिया जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए भाई, ठीक है। जब ऊपर हिंदी मीडियम लिखा है तो हिंदी मीडियम काहे देखने आ रहे हैं भाई, उसको अभी आएगा तो उसको देख लेना आप, प्ले लिस्ट बना दिया गया वहाँ से हो रहा। तो इसमें 2 सोल्यूशन आपको बनाना है, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन, एक टेस्ट सोल्यूशन होता है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ध्यान से, क्या रखा कि यहाँ पर हम बताते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ये आपके सामने टेस्ट सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले स्टैंडर्ड सोल्यूशन को देखते हैं। 1 ml क्लोराइड बिलियन होगा, मतलब इसमें आप क्या करेंगे, 1 ml क्लोराइड बिलियन हमने डाल दिया, ठीक। फिर 5 ml इसमें जल ऐड कर देंगे, कितना ml, 5 ml जल ऐड करेंगे, तो हमने 5 ml जल ऐड कर दिया। फिर अगला स्टेप में 1 ml HNO3, मतलब इसमें क्या करेंगे, 1 ml HNO3 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ 50 ml बैलूम बनाएंगे, मतलब ये सब ऐड करके इसमें इतना पानी डालेंगे कि एटलीस्ट 50 ml टोटल बिलियन हो जाए। कितना ml, 50 ml टोटल बिलियन हो जाए, ठीक। उसके बाद 50 ml हो जाए, फिर उसमें 1 ml 0.1 कॉन्सेंट्रेशन का, दोबारा बोले 0.1 कॉन्सेंट्रेशन का AgNO3 डालेंगे। क्या डालेंगे, AgNO3 डालेंगे। फिर उसे साइड में रख देंगे। अब इसको स्टैंड पे ऐसे साइड में रख देंगे, इसको अब छेड़ना उड़ना नहीं है आपको, ठीक। अब जैसे ये स्टेप बाय स्टेप किए, सेम टू सेम टेस्ट सोल्यूशन भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। पहले तुम्हारे पास क्या करेंगे, 1 ग्राम सैंपल लेंगे। अब वो आपकी मैम देंगे, उसी को आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअल में इसमें क्लोराइड प्रेजेंट है कि नहीं। इसके अनुसार 1 ग्राम हमने क्या कर दिया, यही केवल स्टेप थोड़ा सा डिफरेंस होता, नहीं तो हूबहू सब सेम टू सेम होता है, ठीक। अभी हम दिखाते हैं ऐसे इसको करके, ठीक। अब देखिए इसको हम साइड में करते हैं, क्या लिख रखा देखिए। आपको क्या करना, 1 ml यानी 1 ग्राम सैंपल, यानी उसमें क्या ले लेना है, लिख सकते हैं भाई 10 ml वाटर लेना। इसमें हमने क्या कर दिया, पहला स्टेप हमने कर दिया। फिर पुनः 5 ml पानी सैंपल में डालेंगे, फिर 5 ml इसमें पानी डालोगे, जैसे इसमें कर रहे थे। 1 ml HNO3, चलो हमने 1 ml HNO3 टेस्ट सोल्यूशन में डाल दिया, और टोटल वैल्यू मिला के आप कितना कर देंगे, टोटल 50 ml कर देंगे। फिर लास्ट में 1 ml 0.1 कॉन्सेंट्रेशन का, 0.1 कॉन्सेंट्रेशन का AgNO3 डालेंगे। क्या डालेंगे, AgNO3 डालेंगे, उसको साइड में रख देंगे। अब देखिए दोनों साइड में हो गया, फिर इसको कंपेयर करेंगे। देखिए इसको कंपेयर करेंगे, इससे लगभग मिलता जुलता रहेगा स्टैंडर्ड और टेस्ट सोल्यूशन, तो आपका ठीक है। जो प्रोसीजर किए हैं वो टेस्ट पास है, वरना आपका फेल है। तो देखिए साफ नीचे क्या लिख रखा है, अब देखिए क्या होता है, यही आपको केवल चेंज करना। देखिए 1 ml मानक क्लोराइड बिलियन लेना है, और इसमें 1 ग्राम सिंपल ऑफ द वाटर यानी वाटर लेना है, ठीक। 10 ml, बस इसमें 5 ml मिलाए थे, इसमें भी 5 ml, 1 ml 50 ml 50 ml, 1 ml 0.1 AgNO3 डाले थे, इसमें भी वही डालेंगे। दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में हम रिजल्ट देख लेंगे। यदि टेस्ट सोल्यूशन, ठीक है, यदि ये टेस्ट सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम धुंधला है, दोबारा बता रहे हैं, यदि टेस्ट सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम धुंधला है तो आपका टेस्ट पास है। यदि टेस्ट सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन से अधिक धुंधला है तो टेस्ट सोल्यूशन आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यही तुम्हारे पास दिया गया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में टेस्ट सोल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम एनी 5, मतलब ये तुम्हारे पास दिया गया है क्वेश्चन, ये कि कोई 5 का क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल और टोटल जो 5 दिया गया, ठीक है, इस 5 का कोई ना कोई आपको ब्रांड नेम लिख देना। क्या लिख देना, एक्चुअल में ब्रांड नेम लिखना। पहले दे रखा फुरसामाइड, पैरासीटामॉल, सल्बूटामॉल, लिखा कोट्रमाक्साजोल, यानी कोट्रमाजोल नहीं कोट्रीमाक्साजोल दिया गया, डाइजाफार्म दिया गया और क्लोरोफेनिकॉट दिया गया। इतना तुम्हारे पास दिया गया है। अब इनका हमें ब्रांड नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसको जैसे हम बता रहे हैं ब्रांड नेम, बहुत ही कम समय में आप ऐसे चुटकियों में नंबर पा जाएंगे आराम से आपके, ठीक है, पास ये नंबर रहेगा। देखिए आप क्या करेंगे, ऐसे प्यारा सा हेडिंग डालेंगे पॉपुलर ब्रांड नेम, 2 टेबल बनाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ड्रग्स का टेबल हो जाएगा, ये ड्रग्स का टेबल हो जाएगा। ये आपके सामने कौन सा टेबल हो जाएगा, ब्रांड नेम का टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रांड नेम का टेबल हो जाएगा,
ठीक है, कोई 5 बताना था, बट हम आपको पूरी तरह से सब कुछ बता देंगे। देखिए अब दोबारा एक बार आपके जहन में बता देते हैं, ब्रांड नेम कहीं 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 से भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिए ब्रांड नेम, क्योंकि एक दवाइयाँ एक कंपनी थोड़ी ना बनाती, जैसे पैरासीटामॉल अब देखे जाएंगे मार्केट में कम से कम 20 कंपनियाँ बना के दे रही होंगी। ठीक है, 20 कंपनियां, बट जो पॉपुलर ब्रांड होता है उसी को आपको लिखना है। ठीक है, दोबारा बता देते, ये कॉपी में लिखा है तो इसको भी लिख सकते हैं, आपके बुक में जो लिखा है उसको भी लिख सकते हैं, नेट पे जो सर्च करेंगे मिलेगा उसको भी लिख सकते हैं। यदि आप मेडिकल स्टोर में रह रहे हैं तो आपके मेडिकल स्टोर में जो है उसको भी आप लिख सकते हैं, कभी कोई काटेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पर पहला तुम्हारे पास प्रोडक्ट है हमारे पास जिसे हम फुरसमाइड बोलते हैं, एक तरह का डाईयूरेटिक होता है। क्या होता है? डाईयूरेटिक। इसका ब्रांड नेम तुम्हारे पास क्या हो जाता है? लैसिक्स आता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? फेरेसिक्स आता है। क्या हो जाता है? लैसिक्स हो जाएगा, फेरेसिक्स हो जाएगा, फूरोवेल हो जाएगा। अलग अलग एमजी से आता है, एमजी हमने नहीं लिखा। ठीक, केवल ब्रांड नेम आपको लिखना है, एमजी नहीं कि 20 एमजी 40 एमजी ऐसा नहीं लिखना, केवल ब्रांड नेम लिखना। दोबारा बताते, फुरसमाइड का ब्रांड नेम लैसिक्स होता, फ्रूसिक्स होता और फ्रूवेल होता। यदि आपको और कुछ पता तो कमेंट बॉक्स में लिखने स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कभी कभी ग्रुप में एक आध लोग ऐसे लड़के आते हैं पूरा अंत तक, ठीक है, अंत तक क्या कर देते हैं, कमेंट करते रहते हैं, मतलब वो अच्छा लगता है। बट ऐसे कुछ लोग आते हैं चुपचाप ऐसे बैठेंगे, ठीक है, मतलब कॉन्सनट्रेट होके बैठेंगे, पता नहीं बैठते हैं कि नहीं, ठीक है, केवल देखेंगे देखेंगे, कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखेंगे। तो ऐसा मत करिए, जैसे साथ दिए रहेंगे तो हमें भी मजा आएगा, अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास फुरसमाइड का ब्रांड नेम होगा, लैसिक्स हो गया, और तुम्हारे पास और कोई ब्रांड नेम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यदि आपके पास यदि होगा तो। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है, दूसरा लिखना पड़ेगा पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल का ब्रांड नेम क्या होता है? कालपाल होता है, डोलो होता है, लिखा है पेल्सिन होता है, एंडामोल होता है। क्या दोबारा पैरासीटामॉल का ब्रांड नेम तुम्हारे पास क्या होता है? कालपाल होता है, डोलो होता है, पेल्सिन होता है, एंडीमोल होता है। यदि आपको और कुछ पता है तो पैरासीटामॉल का देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिसका ब्रांड नेम और कोई ब्रांड नेम लिख के दिखाते हैं जिसमें केवल और केवल पैरासीटामॉल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कॉम्बी फलां लिख दिए, सूमो लिख दिए, कॉम्बी फलां में आइबुप्रोफेन प्लस में पैरासीटामॉल होता, और सूमो में देखा जाए तो नीमोस्लाइड और पैरासीटामॉल होता। ऐसा चीज़ लिखना जिसमें केवल और केवल पैरासीटामॉल हो। अब कमेंट बॉक्स में देखिए कितने तो धड़धड़ा के लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिखना शुरू करिए, देखिए कितने लोग लिखते हैं। अरे यार थोड़ा सा लेट लिखेंगे बट आप लिखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास? सल्बूटामॉल। सल्बूटामॉल का ब्रांड नेम देखा जाए तो तुम्हारे पास लिखा है एस्को, ठीक है, एस्को एयर होता है, ठीक है, राम राम, ठीक है, एस्को एयर होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास अस्थालीन होता है। ये जो अस्थालीन बूढ़ा काट वगैरह नहीं आता, जो पेशेंट देखते हैं सांस में प्रयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इस टाइप में होता है। ठीक है, इस टाइप में होता है, यहाँ पे डाल के यहाँ पर पंप करते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से बनाया जाए तो वही लिख रखा सल्बूटामॉल में एस्को यानी एस्को एयर होता है, एस्थालीन होता है, और ब्रीथॉल होता है जो सांस लेने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो ये दो हो गए इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है कोट्रामाजोल लिख दिए। भाई ये तो गड़बड़ कर दिए, इसको तो एक बार हमें भी देखो, हम भी गलतियाँ कर दिए। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ एस्टेलोन के नाम से आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रखा कोट्रामाक्साजोल दिया गया, इसको आप प्लीज़ कंसीडर कर दीजिएगा। चलो इसको भी आप लिख लीजिएगा, अभी हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, नीचे लिख देंगे जब आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा तो। देखो हमसे भी गलती हो गई, कोट्रामाजोल लिख दिए। कोट्रामाजोल देखा जाता है एक एंटी बैक्टीरियल यानी एंटी फंगल क्रीम है। ठीक है, एंटी फंगल साबुन क्रीम सब कुछ आता है। ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिएगा, बट यहाँ पर हमसे कोट्रामाक्साजोल पूछा है। कोट्रामाक्साजोल दूसरी दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी PDF में नीचे मेंशन कर देंगे। अब देखिए कोट्रामाजोल में तुम्हारे पास लिखा केनिस्टेन दे रखा और क्लोप्सिब दे रखा, कैंडिड के नाम से टैबलेट साबुन सब कुछ आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा डाइजापाम। डाइजापाम का ब्रांड नेम क्या होता है? वैलियम सबसे ब्रांड नेम होता है, और जेपा, ठीक है, जेपा डिक होता है ये भी, और डाइज 5, 10, 15 के नाम से आता है। ठीक, तो इतने सारे तुम्हारे पास डाइजापाम में आते हैं, और भी यदि आपको ब्रांड नेम पता तो यहाँ छाप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास आते हैं, नेक्स्ट एंड फाइनल पे आ जाते हैं। लिख रखा क्रोमा एफिनिकॉल दे रखा, इसका जो तुम्हारे पास ब्रांड नेम हो जाता है तुम्हारे पास पैराक्जीन 500 आता है, और क्लोरवेल के नाम से आ जाता है, क्लोर वाइस के नाम से आता है। तो इतने तुम्हारे पास प्रोडक्ट हैं जो इन नामों से उपलब्ध होते हैं। दोबारा बता दे रहे हैं कौन कौन। क्रोमाफेनिकॉल दे गया है, और पैराक्जीन 500 दे रखा है, यानी क्लोरो, ठीक है, क्लोरवेल दे रखा है, क्लोरवाइस दे रखा। तो इतने तुम्हारे पास कंपाउंड और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, दूसरे नंबर का ब्रांड नेम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसके बारे में हम आते हैं। विच एनी वन यूज आप ईच, मतलब हर एक का, 1 2 3 4 5, पाँचों का केवल एक एक यूज लिखना, कि 2 उंगली दिखा दी है क्या, एक एक यूज आपको लिखना पड़ेगा, एक एक नंबर मिल जाएगा। कोट्रामाक्साजोल मैनकांजोली के नाम से आता है, सही है, बट ये कोट्रामाक्साजोल तुम्हारे पास अलग होता है, वो कोट्रामाजोल अलग होता है, उसको हम मेंशन कर देंगे, उसकी चिंता न करिए, अभी इस पर आ जाते हैं आप, ठीक है। तब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, बहुत ईजी, केमिस्ट्री देखा जाए तो बहुत ईजी रहता है। यदि तुम्हें, अब कितने लोग कहेंगे सर क्लासिफिकेशन नहीं याद होता, स्ट्रक्चर नहीं होता, तो मेरे भाई एक भी स्ट्रक्चर न पढ़ के जाओ, दोबारा बोल रहे हैं, एक भी स्ट्रक्चर तुम न पढ़ के जाओ, तब भी क्या होगा, हर एक क्वेश्चन फंसेगा। दोबारा बोल रहे हैं, एक भी स्ट्रक्चर न पढ़ के जाओ तब भी मिलेगा। जैसे आपको 7 क्वेश्चन रहता है, 6 क्वेश्चन रहता है, 5वां क्वेश्चन स्ट्रक्चर बनाने के लिए या मत करिए, दूसरा करिए भाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, राइट एनी वन, ठीक है, यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक एक यूज लिखना। क्या क्या लिखा है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, ठीक, और तुम्हारे पास सोडियम फ्लोराइड दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड दे रखा, कार्बन डाइऑक्साइड और फेरिक अमोनियम सिट्रेट। एक एक यूज लिखेंगे, एक एक नंबर, तो अपना इजी हो जाएगा। तो बट हम टेबल के फॉर्म में यहाँ से देखिए आपको प्रोवाइड करा देते हैं, ये प्यारा सा, ये सबसे ड्रग्स और देयर यूजेज के बारे में दिया गया है, उस ड्रग्स का एक्चुअल में यूज कहाँ पर होता है। इसमें पहला तुम्हारे पास लिख रखा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल देखा जाए तो किसी पर्सन को गैस बन रहा तगड़ा, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं क्या, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का प्रयोग करते हैं। तो लिखा पेट में एसिड से, ठीक है, पेट में उपस्थित एसिड को, एसिड से राहत पाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का प्रयोग करते हैं। पेट में कहीं जलन हो रहा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिटी या ऑक्सी, यानी एसिडिटी के कारण से आपको जलन हो रहा है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एंटासिड के रूप में हम क्या कर देते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका ये नाम होगा, इसका उपयोग होगा। अब इसमें से हम पूरा डिटेल में लिखें, बट आपको कोई एक ही लिखना है, आपका काम बन जाएगा। यदि आता तो पूरा लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, बट ऐसे आप फ्लो चार्ट के रूप में लिखना है कि टीचर को एक ही जगह सारा चीज़ मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड दांत के सड़न को रोकने के लिए, जो आप टूथपेस्ट करते हैं उसमें भी सोडियम फ्लोराइड होता है, तभी हमारे दांत को प्रिवेंट करता, नहीं तो दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता। तो दांत की सड़न को रोकने के लिए हम सोडियम फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। जितने भी टूथपेस्ट होते हैं सब में यही मिलाया जाता है, दांत को क्लीन करने के लिए, ठीक है। टूथपेस्ट में सफाई के लिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्लीनिंग के लिए लिख देते हैं, ठीक है। क्लीनिंग के लिए आपको क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। पीने के पानी के रूप में, जो पीने वाला पानी नहीं होता उसमें तुम्हारे पास है सोडियम फ्लोराइड भी डाला जाता है और क्लोराइड भी जाता है, जैसे क्लोरीनेटेड वाटर, उससे फ्लोरीनेटेड वाटर भी मार्केट में उपलब्ध होता है, तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड देखा जाए तो ये तो भर भर के आप जानते होंगे। अभी किसी पर्सन को घाव लग गया तो उसको साफ सफाई रखना, तो एक लिक्विड डालते हैं, देखो भजा के पूरा गांजा बना देता, वो एक्चुअल में हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, घाव को साफ करने में उपयोग किया जाता है। कहीं कट तथा घाव एरिया में संक्रमण हो रहा, मतलब इन्फेक्शन हो रहा, तो उनको साफ सफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अब बहुत सारे माउथ वॉश में इसका उपयोग किया जाता है। माउथ वॉश ऐसे होते हैं जो हमारे पास मुंह को धुलने के लिए, ब्रश व्रश नहीं करना, माउथ वॉश कर लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक। तो उनको गलाला के रूप में करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कोल्ड ड्रिंक के रूप में करते हैं। अभी जो आप जहर पी रहे हैं, ठीक है, जहर मतलब कोल्ड ड्रिंक जो आप पी रहे हैं, एक्चुअल में तुम सोचो जो हमारी सांस से निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हाई टेम्परेचर पे नहीं, कम टेम्परेचर पे, अधिक दाब पे उसे क्या कर दिए हैं, आपके पास भेज दिए हैं। अब मज़े मज़े में आप पी रहे हैं भाई, ठीक है। अब वही तुम्हारे पास, अभी गन्ना जूस करने के लिए पिया जाए, लास्ट लस्सी पन्नी के पिए जाए तो नहीं पिएंगे, ठीक, बस उसको पिएंगे मज़े मज़े में, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक के रूप में क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के रूप में, किसी पर्सन को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में मेंटेन करना जरूरी होता, तो उसको ये हम देते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र में भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पिन खींचते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब बताओ, जब यहाँ पर आग जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक पतली लेयर बना देंगे, जिससे तुम्हारे पास यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगा। अंदर जब नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी, आदमी अपने आप आग बुझ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, क्या कर सकते, क्या लिख दिए, बीटी बूट वाली मिक्स लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं भाई। यानी नेक्स्ट में तुम्हारे पास फेरिक अमोनियम सिट्रेट, ठीक है। फेरिक अमोनियम सिट्रेट क्या होता है, एक तरह का हीमेटेनिक एजेंट है।
आयरन की कमी यानी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, फेरिक अमोनियम सिट्रेट का प्रयोग करते हैं। किसी पर्सन को आयरन की कमी हो गई है, ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास आयरन सप्लीमेंट के रूप में, जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में अलग से लोग उपयोग करते हैं ना, उसी तरह से आयरन को हमारे शरीर में मेंटेन करने के लिए एज ए सप्लीमेंट आप क्या कर सकते हैं, फेरिक अमोनियम सिट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास था इन सब चीज़ के बारे में। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिया। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा, राइट ए नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट पे आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 60 नोट लिखना पड़ेगा। डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो दांत वगैरह के लिए उपयोग की जाते हैं। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है भाई, 4th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे क्या, सबसे पहले डेंटल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, किसी एक कंपाउंड को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। अब डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, इनके बारे में आपको पूरा थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। डेंटल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट जो दांत वगैरह के लिए उपयोग की जाती हैं, चाहे दांत की सफाई के लिए, चाहे किसी पर्सन का दांत टूट गया तो उसे नया लगाने के लिए, उस सबको हम डेंटल प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा, ऐसे पदार्थ जो दांत को सड़ने से बचाने या माउथ को फ्रेश रखने के लिए उपयोग की जाते हैं, उसे डेंटल प्रोडक्ट होते हैं। सिंपल सा क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो दांत के साफ सफाई में तथा अन्य चीज़ों में प्रयोग किए जाते हैं, केवल और केवल दांत के लिए, ठीक है, दांत पर्पज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसी को डेंटल प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। अब ये करते क्या, दांतों से, ठीक है, दांतों में डीके मतलब जो सड़न हो रहा तथा अन्य प्रकार की बीमारियां दांतों के देख रेख न होने के कारण से होती है। यदि आप प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं, तो आपके दांत में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जैसे पहले ज़माना में लोग रहते थे क्या, बिना देखेंगे दतुनिया रहते थे, एक्चुअल में दतुअन करते थे बट केमिकल नहीं करते थे, तो उसको क्या बोला जाएगा, डेंटल प्रोडक्ट। यानी हमारे सिलेबस में टोटल कितने डेंटल प्रोडक्ट हैं अकॉर्डिंग टू पीसीआई, एग्जाम्पल लिखेंगे और किसी एक प्रोडक्ट को आप अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर देंगे। इसमें हमारा सबसे पहला पोर्शन है तुम्हारे पास कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है सोडियम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम फ्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम फ्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास लिख रखा है डेंटल क्लीनर हो जाएगा, मतलब जो दांत को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद डेंटल एडेसिव हो जाएगा। डेंटल एडेसिव किसे कहते हैं, ऐसे होते हैं जो किसी पर्सन का दांत लगाना है, नया लगाना है तो उसको चिपकाना पड़ेगा ना, तो एडेसिव तो प्रयोग करना पड़ेगा। लास्ट में आपके सामने क्या होता है, माउथ वाशेस होते हैं। इतने और होते हैं तो कई हो, बट हमें ये सब जितना भी चीज़ किया गया अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमारे सिलेबस में इतना पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं आपसे, एग्जाम्पल आप डेंटल प्रोडक्ट पूछे तो डेंटल प्रोडक्ट 1-2 बता देना, अपना काम हो जाएगा। बट किसी एक को आप आइडेंटिफाई कर दीजिए। यहाँ से हम किसी एक को करते हैं, जो आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट है उसका पूरा डिटेल में, क्योंकि लॉन्ग है तो आप पता उतना लिखेंगे तो नंबर थोड़ी ना पाएंगे भाई। किसी एक डेंटल प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर देना। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये गुरुदेव क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला देखा जाए तो कैल्शियम का Ca होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है, CaCO3 होता है। मालिकुलर वेट की बात की जाए तो आपको कितना होता है एक्चुअल में, ठीक है, टोटल 100 ग्राम यानी 100 ग्राम पर मोल होता है, ये मालिकुलर वेट होता है। अब बनाने की विधि मतलब लैब में एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, सबसे पहली बात देखा जाए तो क्या होगा, सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करा देंगे तो द्विविस्थापन होता, मतलब सोडियम क्लोरीन के साथ बल्ले बल्ले करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कर लेगा, अपना काम बन जाएगा। तो लिखा कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिश्रित करके गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। ये भी प्राप्त होता है बट हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है उसी को हमें देखना है। तो यही आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट बन के तैयार हो चुका है। ठीक, अब इसका हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा, इसके में कलर कैसा होता है, ऑर्डर कैसा होता है, टेस्ट सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। तो ये रंग की बात की जाती है, ये वाइट इन कलर का होता है, किस कलर का होता है, वाइट यानी सफ़ेद कलर का होता है। और गंध की बात की जाए तो क्या होता है, गंधहीन होता है, एक्चुअल में इसकी कोई गंध आती नहीं है। ठीक, अभी नेक्स्ट में तुम्हारे पास टेस्ट की बात की जाए, दूधिया स्वाद का होता है, जैसे दूधिया क्योंकि कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो ये दूधिया होता है। ठीक, अब ये करते क्या, इसकी सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो अम्लीय माध्यम में घुलनशील तथा अम्लीय तथा जलीय माध्यम में आराम से घुल सकते हैं, मतलब तुम इसे घोलोगे तो
एसिडिक कोई नेचर की कोई हमारे पास सोल्यूशन रहेगा तो उसमें भी घुल जाएगा, और यदि आप जल रहेगा तो उसमें भी आराम से घोल सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके सामने। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब बाजार में किस किस रूप में आते हैं, तो बाजार में टैबलेट के रूप में आते हैं, कैप्सूल के रूप में आते हैं, पेस्ट के रूप में आते हैं, सिरप के रूप में आते हैं, च्यूएबल टैबलेट के रूप में भी आते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो तुम्हारे पास उपलब्ध होते हैं। अब देखो किसी को एसिडिटी तगड़ा हो रहा है तो उनसे बोल दीजिए चिलगम चबाएं, क्योंकि हमारे पेट में या सीएल हमारे मुंह में बेसिक नेचर का। अब जब चिलगम चबाएंगे तो हमारा जो लार रहेगा हमारे पेट के अंदर जाएगा, तो जो एसिडिक है उसे न्यूट्रलाइज धीरे धीरे करेगा, रिएक्शन होगा, ये तो हमारे पास एक लवण बनाएगा प्लस में वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास लिख रखा फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। ब्रांड नेम की बात की जाए तो आपको टर्म रेगुलर के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है, उसके बाद चिल्ड्रन पेप्टो के नाम से होता है, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा टर्म अल्ट्रा के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है, ये ब्रांड नेम। स्टोरेज कंडीशन आपको क्या क्या लिख देना है कि देखिए स्टोरेज कंडीशन में कि कमरे के ताप पे रखें, लिखते चलते हैं। ठीक है, कमरे के ताप पर, ठीक है, कमरे के ताप पर रखें। कमरे के ताप मतलब तुम्हारे पास कम से कम 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। सूर्य के लाइट यानी जो तुम्हारे पास सन की लाइट है, सन लाइट और प्लस में तुम्हारे पास सन लाइट और प्लस में तुम्हारे पास क्या होगा मॉइस्चर से आपको दूर रखना पड़ेगा। सनलाइट तथा मॉइस्चर से दूर रखें, क्या रखें बाबू, दूर रखें, इसको दूर रखना पड़ेगा। ठीक, और भी क्या कर सकते हैं, ठंडे तथा बंद कंटेनर में रखा जाता है, एयर टाइट कंटेनर, बंद तथा एयर टाइट कंटेनर में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में आपको रखना पड़ेगा, इससे वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। उपयोग की बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड मतलब कहीं एसिडिटी गैस बन गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए हम करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग डेंटल प्रोडक्ट रूप में और बोन तथा टीथ के प्रॉब्लम में, मतलब बोन सही से सही नहीं हो रही है, ठीक है, टूट गई है, तो उन सबको सही करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, ये होगा। टीथ फार्मेशन में किसी की सही से दांत नहीं डेवलप हो रहा तो उनको बार बार दूध पिलाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट खिलाएंगे, अपने आप मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्यारा सा आपका क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, लिख रखा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ Ni2, मतलब इसमें से क्या दे रखा, एस्प्रिन दे रखा, सल्फ यानी सल्फा एसिटामाइड दे रखा, डोपामीन दे दिया गया। इसका कोई किसी दो का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर 2.5 नंबर का, बट हम तीनों आपको बता देंगे विथ IUPAC नाम के साथ, बट आपको केवल और केवल स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक, तो इसको भी हम कैसे करते हैं आपके सामने, इसको बना के हम दिखाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ऐसे ही आपको एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा। एस्प्रिन हो गया और यहाँ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बहुत हम सटीक और छोटा सा बनाएंगे। ठीक, उसके नीचे IUPAC नहीं देंगे। सल्फा एसिटामाइड हो जाएगा, डोपामीन हो जाएगा। तो यहाँ पर एस्प्रिन का हमें क्या करना, देखिए 3 का दिया हुआ है, एस्प्रिन का एसिड यानी लिखा है सल्फा एसिटामाइड दे रखा, डोपामीन। अब PH की जगह कहीं कहीं F लिखा रहता, उसका टेंशन आप मत लेना। ठीक है, अब ये कैसे लिखे रहते हैं ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एस्प्रिन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बहुत ही आसान और सटीक तरीके से होता। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक आपको बेंजीन रिंग बनानी पड़ेगी, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके सामने एक प्यारा सा बेंजीन रिंग हो गया। ठीक, आपको ऐसे आराम आराम से एग्जाम में बनाना पड़ेगा, नहीं समझ में आता तो पेंसिल से आप बनाइए। ये हो गया, यहाँ से ये बेंजीन हो गया, यहाँ से क्या कर देंगे, एक कीटोन ग्रुप लगा देंगे और यहाँ से आपको एक, ठीक है, मेथ एथाइल ग्रुप आपको चिपका देंगे, यहाँ से हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर चिपकाया जाता है, ये तुम्हारे पास OH हो जाएगा और ये हमारे पास डबल बॉन्ड में हमारे पास क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा आपके सामने। तो ये प्यारा सा बन के तैयार हो गया, इधर इधर कर दीजिए, इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए हमें पूरा करना पड़ेगा। तो ये प्यारा सा बन के तैयार हो गया है क्या, ठीक है, एस्प्रिन का स्ट्रक्चर। अब इसको पहले नंबरिंग कर देते हैं, फिर ठीक है, नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कम संख्या मिले। तो 1 नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, 4 नंबर ये, 5 नंबर ये, 6 नंबर ये हो जाएगा। अब देखा जाए तो 2 नंबर पे इसको क्या बोलते हैं, एसिटॉक्सी। किस 2 नंबर पे तुम्हारे पास क्या हो गया, एसिटॉक्सी हो गया। तो हम क्या लिखते हैं, 2 एसिटॉक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 एसिटॉक्सी हो जाएगा। ठीक, अब 1 नंबर पे देखा जाए तो ये पूरा लटका हुआ, तो 1 नंबर का तो नंबर लिखते नहीं है। तो अब इसको क्या बोलते हैं, यानी बेंजीन बोलते हैं, और इसमें ओइक एसिड लगा। कहीं भी तुम्हारे पास देखिए
ऐसा लगा रहता है, ठीक है, ऐसा। अब इसको कैसे लिखते हैं एक्चुअल में, यहाँ पर OH लिख देंगे, डबल बॉन्ड यस लिख देंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, ठीक, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में देखा जाए, ठीक है, इसको एक्चुअल में देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनिए, लिखेंगे हमारे पास बेंजोइक, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये आपका प्यारा सा हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखते हैं, एसिटामाइड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है, एसिटामाइड लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, लिखा है एसिटामाइड नहीं है जी, क्या कर दिए, सल्फा एसिटामाइड है, कोई टेंशन नहीं। सल्फा एसिटामाइड को स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये बहुत आसान होता, ठीक। एसिटामाइड सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्यारा सा एक बेंजीन रिंग हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद हमारे पास यहाँ से सल्फा ग्रुप चिपकाएंगे, क्योंकि सल्फा दिया गया, सल्फा ग्रुप, और यहीं से हमारे पास एक NH2 ग्रुप रहता। अब यही ग्रुप यहाँ से देखिए एक्चुअल में 2 रहता, इसी को हटा के कितनी बड़ी बड़ी तुम चैन लगा सकते हो। तो यहाँ पर COCH3 हमने लगा दिया है, और नीचे एक एमीन ग्रुप लगा दिया है NH2 ग्रुप, ठीक है। इसको यहाँ से हमारे ये बैलेंसिंग कंप्लीट हो गया। अब किस नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और सामने 6 नंबर दिया गया है। अब देखिए 4 नंबर पे एक एमीन ग्रुप लटका हुआ, तो 4 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 4, ठीक है, 4 अमीनो हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, 4 अमीनो फिनाइल बोला जाता है, ये N है जी, 4 अमीनो फिनाइल हो जाएगा। अब ये जितना हुआ लटका हुआ है तो सल्फा एसिटामाइड बोला जाता है। तो सल्फा, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप हट गया तो इसे सल्फोनाइल बोला जाता है, क्या बोलते हैं हमारे पास है, सल्फोनाइल, ठीक है, सल्फोनाइल। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसिटामाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटामाइड हो जाएगा, जो आपके सामने हमने नाम लिख दिया गया, सल्फा एसिटामाइड का नाम लिख दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा डोपामीन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम पे, और ये सल्फोनामाइड भी दे दिया रखना, क्योंकि सल्फोनामाइड एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म किसी भी साल पूछ लीजिए, पूछा जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास लिखा डोपामीन। अब डोपामीन गुरुदेव क्या होता है, देखिए इसका डोपामीन का स्ट्रक्चर भी आसान स्ट्रक्चर 2023 में पूछा था, और 24 में तो एक कोई स्ट्रक्चर स्पेशल कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछा था, ये हमने कर दिया यहाँ पर। इसमें देखिए एक एल्कोहल ग्रुप यहाँ चिपका देना है, एक एल्कोहल ग्रुप आपको यहाँ चिपका देना है, इधर करके ऐसे करके यहाँ पर आपको NH2 ग्रुप चिपका देना है, ठीक। अब फिर इसकी नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ नंबरिंग कम से मिले, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर हो जाएगा। अब इसको 1 नंबर, 2 नंबर, इसको डैश के रूप में लिख देना, 1 यानी 1 डैश हो जाएगा, 2 डैश हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, ठीक। अब देखिए 4 नंबर पे ये पूरा लटका हुआ है, तो हम क्या कर देते हैं, 4 पहले लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या कर देते हैं, 2 नंबर पे देखा जाए तो ये लटका हुआ तो 2, अब इसको क्या बोलते हैं, अमीनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 अमीनो बोलते हैं, यानी H2 ग्रुप मतलब अमीनो हो जाए। मेथ एथ, तो एथ के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, इथाइल प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, इथाइल प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये क्या है, तुम्हारे पास बेंजीन है, तो आपके सामने हमने लिख दिया बेंजीन लिख दिया है, ठीक। उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर पे, यानी 1 नंबर कामा 2 नंबर पे डाई लगा देते हैं, और एल्कोहल ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं। ये आपके प्यारे सा IUPAC नेम हो गया है, ठीक है। जितने लोग छोड़ के भाग रहे हैं तो भाई एग्जाम भी आपको भगा देगा भाई, इतना वादा रखिए। तो जो चीज़ कॉन्सेप्चुअल बताई जाती है उसको प्लीज़ ध्यान से सुना जाता है। ये एस्प्रिन का प्यारा सा स्ट्रक्चर हो गया जो IUPAC नाम के साथ, सल्फा एसिटामाइड हमने प्यारा सा नाम, और तुम्हारे पास क्या होगा, डोपामीन, ये प्यारा सा नाम हमने लिख दिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, सबसे पहले राइट ए नोट ऑन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के बारे में बताना पड़ेगा। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। अब क्या ले रखा है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NSAID ड्रग्स बोला जाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल किसी एक को आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। अब क्या लिखा है गुरुदेव, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NSAID के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए लास्ट में लिखा एंटी इन्फ्लामेशन, किसी पर्सन को दर्द रहे,
सूजन रहे, बुखार रहे, तो उसमें जो दवाइयाँ प्रयोग करते हैं वो इसी कैटेगरी की दवा होती है। तो क्या लिख रखा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट एक ऐसा दवा है, ठीक है, एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या हो गया, एक ऐसा दवा है जिसका उपयोग सूजन कामा दर्द कामा बुखार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी पर्सन का सर दर्द हो रहा है, गठिया हो रहा है, चोट हो रहा है, मानसिक धर्म हो रहा है, मानसिक धर्म में एक तुम्हारे पास मेफुनामिक एसिड होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आदि अन्य स्थितियों में से, ठीक है, में से इसका उपयोग किया जाता है, किसका, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का। ठीक, अब इसके सामने आपका क्लासिफिकेशन दिया गया, इसे 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहला नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर एग्जाम्पल, सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर उसका एग्जाम्पल, एनाल्जेसिक एंटी पायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन में इसका एग्जाम्पल। 3 में कैटेगराइज किया गया। पहला का एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। नॉन सेलेक्टिव कोक्स यानी कोक्स इनहिबिटर में देखा जाता है एस्पिरिन, इसका एग्जाम्पल है, आइबुप्रोफेन इसका एग्जाम्पल है, डाइक्लोफेनेक एग्जाम्पल है, मेफनामिक एसिड एग्जाम्पल है, साइक्लोफेनेक एग्जाम्पल है। तो इतने आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएंगे जो नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, सेलेक्टिव, ठीक है, सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर होते हैं, सेलेक्टिव 2 कोक्स इनहिबिटर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, सेलेकॉक्स बी होता है और मेला सी यानी मेलेक्जी कैम होता। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास एंटी, जो तुम्हारे पास पैरासीटामॉल होता है, एनाल्जेसिक। अब देखिए, इसलिए कहते हैं किसी को दर्द बुखार आता है तब भी पैरासीटामॉल खाते हैं। गांव में लोगों को लगता है कि पैरासीटामॉल एक्चुअल में देखा जाए फीवर की दवा नहीं, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी, एनाल्जेसिक दर्द को भी खींच ले सकता है, एंटी पायरेटिक बुखार को भी कम करेगा, और थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन, थोड़ा बहुत कहीं सूजन वगैरह रहेगा तब वो ठीक कर देगा। ठीक है, अभी एक आर्थो वाले डॉक्टर थे, अब तुम सोचो हड्डी में वो जानते हो कौन चीज़ चला रहे थे, कॉम्बिफ्लॉम। हम कहें यार ये कौन सी बात है, तो वो हमको मैकेनिज्म बताएं भाई। ठीक है, कि आइबुप्रोफेन जो होता है ना, जब कहीं पर थोड़ा सा वैसा दर्द होता है, तगड़ा दर्द होता है, ठीक है, थोड़ा सा इरिटेशन टाइप में, जैसे हिचक टाइप में होता है ना, तो उसको सही करता है। और जो पैरासीटामॉल तो आप जान ही रहे हैं। हम कहें यार सटीक डॉक्टर हो, ठीक है, फार्मास्यूटिकल पढ़ा दीजिए, फार्मास्यूटिक्स हिंदी में पढ़ा दीजिए, फार्मास्यूटिक्स आपका कल आएगा। ठीक है, इसके पहले हिंदी में पढ़ा दिया गया आपका HAP, ये आपका पढ़ा दिया गया। अभी शाम को या दोपहर को 12 बजे तक आपका क्या आएगा बाबू, ठीक है, सोशल फार्मेसी आएगा। कल आएगा तुम्हारे पास फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, उसके बाद तगड़ा चलते ही रहते हैं। एग्जाम्पल आप है, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी इन आवर सिलेबस, पहले दे रखा है इसमें एस्पिरिन हमारा एक एग्जाम्पल, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन हो जाएगा, नेक्स्ट में पायरोक्सिकैम हो जाएगा, लिख रखा सिलिकॉक्स बी हो जाएगा, मेफनामिक एसिड हो जाएगा, पैरासीटामॉल और यानी एसाइक्लोफेनेक। जितना भी हम स्टार लगाएं उसका ये स्टार कंपाउंड है, इसको आपको पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर के साथ बताना पड़ेगा। तो किसी, अब देखिए, अब ये लॉन्ग में पूछा तो हमने क्या कर दिया, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल, किसी एक दवा को आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अभी जो आप पढ़े हैं एस्पिरिन, इसी को आप एक्सप्लेन कर दीजिए मस्त तरीके से। क्या लिख रखा, एस्पिरिन एक तरह का लिखा एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड से एसिटल्डिहाइड करके बनता, मतलब एसिटल्डिहाइड की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें एसिटल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या देना है, मेरा कमेंट रिप्लाई कीजिए, क्या बोल दिए भाई आप। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से सबका है कमेंट को, यदि हम जवाब ही देना स्टार्ट करें तो हम पढ़ाएंगे क्या भाई। ठीक है, अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो हम अपने सबसे पहले आपको बता दिया स्ट्रक्चर में, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बार पूछा गया, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, इस दवा को कमरे के ताप पर रखें, सूर्य के प्रकाश तथा मॉइस्चर से दूर रखें, बंद कंटेनर में आपको रखना पड़ेगा। देखिए, जितनी भी दवाइयाँ, दोबारा बता रहे, जितनी भी आपके सिलेबस में दवाइयाँ, सब में ये स्टोरेज कंडीशन आप लिख सकते हैं, बट कुछ इस दवाइयाँ ऐसी होती है जिसका स्पेशल कंडीशन भी, ठीक है, करा दीजिए प्लीज़। ठीक है, इंग्लिश में करा दिया जाएगा, अभी तो आएगा लेक्चर भाई। ठीक है, आप लोग यार हमसे परेशान किए रहते हैं। ठीक है, अभी इसके लेक्चर खत्म होगा तुरंत इंग्लिश मीडियम का लेक्चर ले लिया जाएगा। ठीक है, कमरे के ताप पर रखें, यहाँ से BTU में मिक्स लैंग्वेज लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कितनी बार बोला जाए मेरे भाई, हैं कहाँ हम पढ़ा रहे हैं, पागल हैं ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मिक्स लैंग्वेज कहाँ पढ़ा रहे हैं, फालतू में थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं भाई, हम तो इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी है है, क्यों मेहनत कर रहे हैं हम। ठीक है, आपके सामने जब हिंदी इंग्लिश मिक्स करा रहे हैं तब भी कर रहे हैं, पढ़ लिख सकते हैं कि नहीं गुरुदेव, काहे नहीं लिख सकते हैं भाई। ठीक है,
तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। इसका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन देखा जाए तो मार्केट में टैबलेट तथा सॉल्यूशन के रूप में उपलब्ध होता है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो एस्पिरिन के नाम से आ जाता है, एनासिन के नाम से आ जाता है, यानी लिखा एल्कारिन के नाम से आता है। उपयोग की बात की जाए तो एस्पिरिन का उपयोग फीवर में किया जाता है, फीवर और किसी को दर्द रहता है तो उसमें किया जाता है। मांसपेशियों के दर्द, दांत दर्द, सर्दी, सिर दर्द आदि में किया जाता है। सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। अब जब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं तो हम जानते हैं डी फार्मा। अभी बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में जब लिखते हैं कोई सब्जेक्ट या व्हाट्सएप पे लिखते हैं, उनको बताओ सुटिक्स की, कोग्नोसी की स्पेलिंग ये नहीं पता, पता नहीं कौन दुनिया में रहते हैं यार। ऐसे ऐसे हमारे देश का उद्धार करेंगे भाई, वही सब फार्मासिस्ट बनेंगे जिनको स्पेलिंग ही नहीं याद है। ठीक है, ऐसे सर कम से कम सब्जेक्टवा को तो जो 5 सब्जेक्ट है उसका स्पेलिंग तो ढंग से याद कर लो भाई। ठीक है, क्या किया जाए, ऐसे ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारे पास अब इनसे मिलिए। एचएपी की क्लास ऑलरेडी चल चुकी है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम 2022 की 2023 और 2024 का पेपर सोल्यूशन करा दिया गया है। और कोई डाउट? पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं यार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, यहाँ पर 6ठा नंबर हो गया। नेक्स्ट में क्या लिखा है, राइट द स्टोरेज कंडीशन एनी टू। एस्पिरिन का स्टोरेज कंडीशन और हाइड्रोजन परऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, इन तीनों में से हम क्या कर देंगे, किसी दो का स्टोरेज कंडीशन लिखना पड़ेगा। अभी हम क्या बताएं, हम जो यहाँ बताएं स्टोरेज कंडीशन हर एक दवाइयों पे आप लिख सकते हैं, बट कुछ दवाइयाँ ऐसी होती जो स्पेशल कंटेनर में रखी जाती है। अभी मेडिकल स्टोर पे देखेंगे जितनी दवाइयाँ होती सब रैक में होती, बट कुछ दवाइयाँ स्पेशल होती जिसे में रखा जाता है। ठीक है, तो ये होगा। रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर अलग अलग होता है। फ्रीजर में अलग अलग देखो पॉइंट होता है ना, जो नीचे वगैरह रखा जाता है, ऊपर जो टॉप पे रखा जो बहुत ठंडा होता उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। यदि रेफ्रिजरेटर कहेगा तो फ्रीज में वहाँ पर आपको नहीं रखना, नीचे आपको रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या कर दें, स्टोरेज कंडीशन कोई दो का लिखना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो हमने देखिए इसका भी फ्लो चार्ट आपके सामने बना दिया है। ये ड्रग्स का नाम है, ये आपके सामने स्टोरेज कंडीशन है। किसी दो का आपको लिखना है, बट हम तीनों का बताएंगे। इंसुलिन का आपको स्टोरेज कंडीशन बताना, हाइड्रोजन परऑक्साइड का और ऑक्सीजन का बताना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा ड्रग्स के बारे में। सबसे पहले ड्रग्स लिखना, स्टोरेज कंडीशन लिखना। क्या लिख दिए हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए, यानी इंसुलिन, यानी ड्रग्स में तुम्हारे पास इंसुलिन आता है। इंसुलिन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेटर में रखना, याद रखना रेफ्रिजरेटर कहा है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर कहा है आपके सामने। अब एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। किस कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। सनलाइट तथा मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। उपयोग से, ठीक, अब देखिए इंसुलिन का एक बार जब उपयोग किया जाता है तो उसे कमरे के ताप पर 28 दिन तक रखा जा सकता है। 28 दिन के बाद आप इंसुलिन किसी को इनटेक नहीं कर सकते, मतलब लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने इंसुलिन हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। तुम्हारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड, गुरुदेव बता दीजिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड को कहाँ पर रखा जाता है, एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, मतलब एयर टाइट बंद कंटेनर में रखा जाता है। सनलाइट तथा मॉइस्चर से इसे क्या करना है, आपको दूर रखना है। ड्राई, कूल तथा डार्क रूम में रखना है। ठीक, मतलब ऐसे रखना जहाँ पर सूखी तथा ठीक ठंडा स्थान हो, उसको हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड को मेनली आप रूमों में कहीं भी रख सकते, ज़्यादा टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसको एयर टाइट सिलेंडर में रखना, थोड़ा सा भी लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, खराब खत्म हो जाएगा। तो एयर टाइट, ठीक है, एयर टाइट सिलेंडर में रखा जाता है। सनलाइट तथा मॉइस्चर से दूर रखा जाता है, कमरे के ताप पर रखा जाता है। तो आपके सामने हमने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। कितने, इंसुलिन का ही देखा जाए तो सब कुछ सेम है, केवल एक ही पॉइंट चेंज है। इसमें भी वही सेम टू सेम है, इसमें भी वही सेम टू सेम है, कुछ भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पार्ट ए के हर एक क्वेश्चन को स्लाइड करके टुकड़ा आपके सामने पहुंचा दिया है। अब हम पार्ट बी की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, पार्ट बी में जो तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया गया उसको देखते हैं। क्या दे रखा है, डाईयूरेटिक क्या होता है, सामने दे रखा है डाईयूरेटिक क्या होता है, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। तो सबसे पहले डाईयूरेटिक क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखा जाए तो हमारे पास क्या दिया, कोई सूटेबल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में मतलब क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सटीक है, सिंपल सा आप लिखेंगे। क्या देखिए, डायूरेटिक की डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल लिख देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। डायूरेटिक क्या होता है, ऐसी दवाइयाँ जो मूत्र उत्पादन को बढ़ा देती है। जैसे किसी पर्सन को देखेंगे ना, ठीक है, पेशाब आ रहा बट रुक रुक के आ रहा है, तो ऐसी दवाइयाँ का प्रयोग करेंगे जो उसके, ठीक है, जो पेशाब उसके फ्लो को तेज कर दे। तो लिखा है तुम्हारे पास क्या, डायूरेटिक ऐसी दवा है जो मूत्र उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ये पेशाब को बार बार करा के
उनके शरीर में जो भी परेशानियाँ, ब्लड प्रेशर हो गया, रास मैकेनिज्म हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, उसको मेंटेन कर देगा। डायूरेटिक मुख्यतः शरीर में जल आयनों जैसे सोडियम क्लोराइड उत्सर्जन को क्या कर देती हैं, बढ़ाते हैं। तो ये डायूरेटिक की डिफिनेशन हो गई आपके सामने। इसको तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन के नीचे यहाँ पर देखिए हमने भर भर के एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इस क्लासिफिकेशन 3 में किया गया। सबसे पहले लूप डायूरेटिक, दूसरा थियाजाइड, तीसरा वीक डायूरेटिक। वीक डायूरेटिक में जो फर्दर डिवीजन किया गया, मान लेते हैं आपको एग्जाम्पल ये सबने याद रहे, तो जैसे ये देखिए डायूरेटिक, थियाजाइड है, 1-2 एग्जाम्पल ये लिख के इसमें से 1-2 कोई 4-5 है, कोई 1-2 एग्जाम्पल आप यहाँ नोट कर लेंगे, बस काम हो जाएगा। दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला लूप डायूरेटिक आते हैं। लूप डायूरेटिक में एग्जाम्पल तुम्हारे पास हाई इफिकेसी होती है, इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले फुरसामाइड है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, ब्यूमेटानाइड है, टोरासानामाइड है। तो ये तुम्हारे पास ड्रग्स हो जाएंगे आपके बारे में। थियाजाइड यानी क्या हो जाएगा, मीडियम एफिकेसी में तुम्हारे पास लिख रखा है बेंजाथियाजाइड होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास हाइड्रोक्सी क्लोरोथियाजाइड होता है और जाइपामाइड होता है। तो इतनी दवाइयाँ हो गई आपके सामने यहाँ से। वीक डायूरेटिक में तुम्हारे पास जो शॉर्ट समय के लिए काम करता है। अब मान लेते एग्जैक्ट आपको इतना न याद रहे तो ये भी हटा देना, ये भी हटा देना, ये भी, इसमें केवल एग्जाम्पल आप छाप देना। इसमें लिख रखा कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एसिटाजोलामाइड होता है। पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक में देखा जाए तो स्पारोलैक्टोन होता है। और क्या लिखा है, लिख रखा है इप्लीरोनॉन होता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में तुम्हारे पास मेनिटॉल होता है और आइसोसार्बाइड होता है। तो इतने तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो गए इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, माउथ वॉश क्या होता है, ठीक है। तो माउथ वॉश क्या होता है, इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में आपको करना पड़ेगा एक्सप्लेन, ठीक है। तो माउथ वॉश, यदि डेंटल क्लीनर थोड़ा सा पढ़े तो बोले थे माउथ वॉश इसी के अंतर्गत आता है। तो आपके सामने माउथ वॉश दिया गया। तो माउथ वॉश क्या होता है, माउथ वॉश एक कॉन्सेंट्रेशन स्पष्ट जली विलयन होता है जो मुख को सफाई तथा गंध को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। कहते हैं कोई ब्रश नहीं करता तो माउथ वॉश ले ले, अपने मुंह में डाल के थोड़ा सा गलाला कर ले, अपने आप फिटिया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ होता है इसके अंतर्गत। बनाने की विधि की जाए तो सबसे पहले करते हैं क्या है, देखिए सबसे पहले डिजॉल्व बेंजोइक एसिड इन क्लोरोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म को हम क्या कर देते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म में भाई इसी में सारा फोन आता है। इनको देखिए भाई, फ़ोन तो उठने वाला है, क्या चीज़। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। तो हमसे सबसे पहले क्या करते हैं, डिजॉल्व बेंजोइक एसिड इन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में क्या कर देते हैं, बेंजोइक एसिड हम क्या कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। फिर उसमें ग्लिसरीन हो गया, सिनामोन हो गया, पिपरामेंट हो गया, फिनाल को भी ऐड कर देते हैं। फिर उनको मिक्स करके सम टाइम कहीं पर रख देते हैं, यानी ठंडा करते हैं। देखो ठंडा करके हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करेंगे आपके सामने माउथ वॉश बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या बोले हैं, जो बोले हैं ध्यान से सुनिए क्या कह रखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजॉल्व बेंजोइक एसिड इन क्लोरोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म में हम क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड को डिजॉल्व कर देंगे। फिर उसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ग्लिसरीन ऐड करेंगे, ठीक है। ग्लिसरीन ऐड करके अब इसमें क्या करेंगे, ग्लिसरीन, सिनामोन, पिपरामेंट और फिनाल को क्या कर देंगे, मिक्स करके ठंड कुछ समय के लिए हम रख देंगे, ठीक है। कुछ समय रखने का मतलब उसे चिल, मतलब ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद उसे फिल्टर कर लेंगे, आपका तैयार हो गया माउथ वॉश। ये प्रोसेस होता है बनाने का। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दांत में सफाई होना चाहिए, मतलब इससे दांत में क्या होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बना दे तो दांत में सफाई है ना, केवल मस्त मस्त है, ऐसा नहीं। नॉन इरिटेशन होना चाहिए। नॉन इरिटेशन मतलब कोई बंदा यदि इसे उपयोग कर रहा है तो इरिटेशन पैदा ना करे, ऐसा होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला नहीं होना चाहिए। फ्लेवर स्ट्रांग होना चाहिए, किडनी जितना अच्छा फ्लेवर रहेगा आदमी उतना ज़्यादा यूज करेगा, ठीक। अब ये देखा जाए तो फार्मूलेशन मार्केट में केवल और केवल ओरल के नाम, ओरल सोल्यूशन के रूप में आता है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो कोलगेट हो जाएगा, क्लोजअप हो जाएगा, लिस्टेन, तो सबसे ज़्यादा लिस्टेन का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज कंडीशन हूबहू जैसे आप लिखते आ रहे हैं वैसे लिखते चल जाइएगा। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल के रूप में किया जाता है, ठीक। कहीं बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा तो उसको मार दे, जैसे मुँह में बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा तो हमारे लिए दिक्कत होगी, तो उसको भी साफ सफाई करने के लिए, मुंह को फ्रेश तथा कूल रखने के लिए हम क्या कर देते हैं, माउथ वॉश का उपयोग करते हैं। तो ये दिया गया है आपके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा बाबू,
एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है इसके बारे में और एक दो एग्जाम्पल बता देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में आपको बता देंगे क्या हो रहा है। ठीक है, पेज नंबर 2। ठीक है, तो आपको सामने यहाँ पर दिया गया है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। हमने डिफिनेशन लिख दिया, क्लासिफिकेशन के अंदर तुम्हारे पास एक दो एग्जाम्पल याद रखने काम हो जाएगा। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है? नियोप्लास्टिक को हम कैंसर भी कहते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर के उपचार में उपयोग की जाती हैं उसी को एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है? ठीक, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहलाता है। क्या कहते हैं? एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को एंटी कैंसर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एंटी कैंसर दवा भी कहा जाता है। अब कैंसर सेल को हम हेला सेल बोलते हैं। हेला सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हमें चोट लगे तो जो सेल ग्रोथ उसे भर रहा है तो कुछ समय के बाद अपने आप बंद हो जाएगा, बट कैंसर सेल एक बार सेल डिवीजन शुरू कर दिया तो बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह भर 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 चलता चला जाएगा। मतलब कि आपको डिवीजन करता जाएगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एल्कलाइटिक एजेंट में कौन से आ जाते हैं? यहाँ से पहले देखिए कितने में क्लासिफिकेशन किया गया। टोटल में तुम्हारे पास एल्कलाइटिक एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट्स एजेंट, नेचुरल प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक हो गया, हार्मोन हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, इतने में क्लासिफिकेशन किया गया। दोबारा हम बताते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन तो कईयों में किया गया, जो बट मेन है हमने उसी को लिखा हुआ है। क्या लिखा? एल्कलाइटिक एजेंट होता है, एंटी मेटाबोलाइट्स होता है, नेचुरल प्रोडक्ट होता है, एंटीबायोटिक, हार्मोन और रेडियो एक्टिव होता है। तो सबसे पहले लिखा यानी एल्कलाइटिंग एजेंट में तुम्हारे पास लिखा है मेक्लो, ठीक है, मेक्लोरिथामीन हो जाता है। और नेक्स्ट में तुम्हारे पास मेल्फाली यानी मेल्फालान हो जाता है। एंटी मेटाबोलाइट्स में मतलब जो उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को ही स्लो डाउन कर दे, इसमें तुम्हारे पास मेथोरो, ठीक है, मेथोट्रैक्जेट आता है और कार्बा, ठीक है, कार्पा तो प्यूरिन आता है, थियाग्यूनिन आता है। तो ये सामने दिया गया है। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट में देखा जाए तो बिन ब्लास्टीन हो जाता है, बिन क्रिस्टीन आ जाता है और तुम्हारे पास है ईटोपसीड आता है। ठीक, एंटीबायोटिक में देखा जाए तो तुम्हारे पास मीटोमाइसिन आ जाता है और नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है? एक्टिनोमाइसिन आता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास हार्मोन में देखा जाए तो पेडनिसलोन आता है और तुम्हारे पास लिखा टोमोजी, ठीक है, टोमोक्सीफेन आता है। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। रेडियो एक्टिव में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं? लिख रखा है रेडियो गोल्डन सोल्यूशन आता है, मतलब ऐसे चीज़ जिसमें रेडियो एक्टिव सोल्यूशन का उपयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट आ जाएगा। तो क्लासिफिन विथ एग्जाम्पल हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब कैंसर का स्टेज जो होता है कईयों हो सकता है। जैसे लिखा कार्सिनोमा, स्किन कैंसर है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? आपको सार्किनोमा बोलते हैं। कहीं किसी पर्सन को ब्लड तथा बोन कैंसर है, ठीक है, ब्लड तथा बोन कैंसर है तो उसको सार्कोमा बोला जाता है। और बोन मैरो है कि ठीक है, बोन मैरो में यदि कैंसर होगा तो उसे ल्यूकेमिया बोला जाता है। अब बताओ, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड का भरना ही बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, कहाँ चला गया जी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है एंटीबायोटिक क्या होती है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए दोबारा बता रहे हैं जी, एंटीबायोटिक क्या होती है। ठीक, एंटीबायोटिक क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। एक दो एग्जाम्पल देखिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ख़त्म कर देना है। ठीक है, यानी एंटीबायोटिक क्या होती है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है अच्छे तरीके से। ठीक, एक दो एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक कहाँ पर है? तो आपके सामने एंटीबायोटिक दिया गया है आपके सामने। अब एंटीबायोटिक आप अच्छे से यदि फार्मासिस्ट हैं तो बढ़िया जान रहे हैं एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक वे दवाइयाँ होती जो बैक्टीरिया को किल या, ठीक है, किल करने या मारने, ठीक है, या ग्रोथ को रोकने का कार्य करते, उसी को एंटीबायोटिक बोलते हैं। सिंपल सा, एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो क्या कर देती, बैक्टीरिया को चाहे पूरी तरह से किल कर देंगे या उसके ग्रोथ को रोक देंगे, उसी को एंटीबायोटिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोला जाता है। एंटीबायोटिक का उपयोग कहाँ पर लिखा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। याद रखना, एंटीबायोटिक का जो उपयोग होता है, ठीक है, उपयोग एंटी लिखा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। किसका? एंटीबायोटिक का। क्योंकि बैक्टीरिया कहीं इन्फेक्शन होगा तो उसको सही करना पड़ेगा। जैसे आपको टाइफाइड होगा, सोल्मोनेला टाइफी, टीबी हो गया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो उनको सबको ट्रीट करना पड़ेगा। तो उनको ट्रीट करने के लिए जिस दवा को उपयोग करते हैं उसी को एंटीबायोटिक बोला जाता है। एंटीबायोटिक दो प्रकार के होते हैं, एक तुम्हारे पास बैक्टीरियोसाइडल होता है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। अब हम जवाब ही नहीं देंगे भाई।
ठीक है। तो ये तुम्हारे पास लिखा बैक्टीरियोसाइडल होता है। बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है? जो बैक्टीरिया को किल कर देता है उसको बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा तुम्हारे पास एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देता है। इसमें स्ट्रांग चीज़ें आती हैं। जो बैक्टीरिया को किल कर देता है बैक्टीरियोसाइड कहलाता है। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है? जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकेगा, केवल ग्रोथ को रोकेगा कुछ समय तक, उसके बाद हमारी इम्यूनिटी अपने आप रिस्पॉन्स करके उसे मार देगी, तो उसको क्या बोलता है? बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। ठीक। अदर कुछ एंटीबायोटिक की दवाइयाँ आती हैं, कईयों आती हैं, जो आपके सामने हैं उसको लिख सकते हैं। जैसे एमॉक्सासिलिन आता है 500, 625 के आता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 आता है। ठीक है, ओफ्लॉक्सासिन हो जाएगा, सिफिक्जिन हो जाएगा, साइक्लिन हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास आता है इसी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या पूछा भैया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है। ठीक है, इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है? इसको 34 पेज नंबर पे है। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नाम से याद रखना। हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। हाइपोग्लाइसेमिक, ग्लाइसेमिक मतलब तुम्हारे पास ग्लूकोज यानी सुक्रोज समझिए, चीनी समझिए। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एक ऐसा दवा है जो ब्लड में उपस्थित शर्करा स्तर को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। सिंपल सा बोलते हैं, ऐसे एजेंट हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर क्या कर देते हैं? शुगर लेवल को कम करते हैं। बस सिंपल सा समझो, उसको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। देखो क्या, हाइपोग्लाइसेमिक ऐसी दवा जो ब्लड में उपस्थित शर्करा स्तर को यानी शुगर लेवल को क्या कर देते हैं? कम करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को ओरल हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोला जाता है। अब क्लासिफिकेशन देखा जाए तो तुम्हारे पास 2 होता है। ठीक है, 2 में क्लासिफिकेशन किया गया। एक पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिक मतलब इंजेक्शन दिया जाता है, जो इंसुलिन इंजेक्शन होता है, और कुछ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आते हैं जो इनके कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे सल्फोन्यूलोसिक सल्फोन्यूलाइन यूरिया दिया गया है, इसमें तुम्हारे पास टलबूटामाइड हो जाएगा, गिल्मा, ठीक है, ग्लीबेनाक्लामाइड हो जाएगा। ठीक, बिगुनाइड में मेटफॉर्मिन का उपयोग किया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा मेगलई, ठीक है, मेगलीटिनाइड में, जिसे एनालोगस बोलते हैं, रेपाग्लिनाइड का प्रयोग किया जाता है और नेटिग्लिडीन का प्रयोग किया जाता है। थियो, ठीक है, थियाजोलिडीनियोडीन का प्रयोग में तुम्हारे पास लिखा है रोसिग्लिटाजोन का प्रयोग किया जाता है, पियोग्लिटाजोन का उपयोग किया जाता है। अल्फा ग्लाइकोसिडेज का उपयोग इनहिबिटर के तौर पे किया जाता है, जिसमें ठीक है, कार्बोज किया जाता है, और मिगलीटॉल का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने ये क्लासिफिकेशन आप कर दीजिएगा। ठीक, और ये आपने वो आप लिख दीजिएगा, थोड़ा सा काम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है? ठीक है, डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ वन एग्जाम्पल, यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले देखा जाए तो क्या करना पड़ेगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा, और 1-2 एग्जाम्पल आपको लिख देना है, अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक नाम से ही पता, हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम होता है। तो अब देखिए, अभी आप कार्बन पढ़े होंगे, कार्बन की चैन पढ़े होंगे, तो कार्बन की चैन के बीच में कोई अन्य चीज़ आ जाए, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो समझ लेना वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन चुका है। तो क्या लिख रखा है? हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, साइक्लिक मतलब साइकिल में रहेगा। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे कार्बनिक कंपाउंड हैं जिनकी रिंग संरचना में, मतलब जिनकी रिंग संरचना में कार्बन के अलावा कम से कम एक अन्य एलिमेंट, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर भी शामिल होते हैं, उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। सिंपल सा क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन के बीच में कोई एक और आ जाए, कार्बन की रिंग बनी, उसमें कोई एक और घुस जाए, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, कुछ भी उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इनकी गुण क्या होती है? मेडिकल यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की होती है। ठीक है, अब जो हमको अब बोल रहे थे यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा, ऑक्सीडेन। ऑक्सीडेन में तुम्हें कार्बन की रिंग यानी चैन है। ठीक है, देखिए कार्बन की रिंग है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, इसके बीच में ऑक्सीजन हमने ठोक दिया। फ्यूरान में देखा जाए तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये हमने सबको डेल दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन हमने ठोक दिया, तो ये फ्यूरान हो जाएगा।
पायरीडीन का देखा जाए तो यहाँ पर नाइट्रोजन, देखिए ये तुम्हारे पास हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हमने नाइट्रोजन ठोक दिया है। थियोफीन का देखा जाए तो थियोफीन में तुम्हारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल में हमारे पास ये दिया गया है, ये दिया गया, ये और इसी के बीच में हमने सल्फर ठोक दिया, तो ये सब हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देना, एक दो एग्जाम्पल दे देना, अपना अपना काम खत्म। यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा है, हेटेरोसाइक्लिक क्या कंपाउंड होता है, एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल पूछा हमने तो 2-3 एग्जाम्पल बता दिया। ठीक, नेक्स्ट में क्या पूछा है, व्हाट आर द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। एक्चुअल में तुम्हें बताना एंटी हाइपरटेंसिव एजेंटों का क्या होता है। ठीक, अभी देखिए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या होता है, कहते हैं यार इनको बहुत टेंशन है। ठीक है, टेंशन मतलब हाइपर टेंशन है। ठीक है, तो हाइपर टेंशन में क्या करना पड़ेगा, ये सामने दिया गया है। ऐसी दवाइयाँ जो हाइपर टेंशन को कम करती है उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोला जाता है। क्या लिख रखा है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसी दवा होती है जो हाई ब्लड प्रेशर को क्या कर देती है, कम करती। देखो हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उस एंटी मतलब उसको कम करने के लिए जिस दवा का प्रयोग करते हैं उसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना देखा जाए तो कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। कितना, 120/80 mmHg होता है। अब ये जो ब्लड प्रेशर है, अब इससे हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी देखो 120 से 140 हो जाएगा और 80 का 90 mmHg हो जाएगा, तो उस पर्सन को समझ हाई ब्लड प्रेशर हो चुका है। ठीक, ये होगा। इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए, हेलो, ठीक है, हेलो कुछ पूछा जाता है भाई, हेलो लिख दें, हाय लिख दें, तो ये क्लासेस चल रहे हैं भाई। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछिए भाई। ठीक, अब इसमें क्लासिफिकेशन में तुम्हारे पास लिखा डायूरेटिक, डायूरेटिक हो गया। ठीक, एसीई इनहिबिटर हो गया, एड्रेनर्जिक ड्रग्स हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, वसोडाइलेटर हो गया, गैंग्लियन ब्लॉकर हो गया है आपके सामने। ठीक, तो इतना आप पे क्लासिफिकेशन किया गया है। अब देखिए डायूरेटिक में एग्जाम्पल फुरसामाइड हो जाएगा, ब्यूमेटानाइड हो जाएगा। ठीक, एसीई इनहिबिटर के अंतर्गत तुम्हारे पास कैप्टोप्रिल और रेमीप्रिल आता है। ठीक, और एड्रेनर्जिक ड्रग्स के अंतर्गत तुम्हारे पास क्लोनिडीन आता है और गुआना, ठीक है, गुआनाफैसिन आता है और रेस्पिरिन आता है, इसका एग्जाम्पल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या लिखा, वेरामापामिल आता है और नीमो, ठीक है, नीमोडिपिन आता है, एम्लोडिपिन आता है, तो ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में देखा जाए तो वेरापामिल आता है और ये तो पढ़े हैं जी। वसोडाइलेटर मतलब जो हमारी वेसल को थोड़ा सा डायलीट कर देती है, नशे से थोड़ा सा चौड़ा कर देगी, ब्लड प्रेशर अपने आप मेंटेन हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल तुम्हारे पास लिखा रखा है डोजो, ठीक है, डोजोजाइड दे रखा है और हाइड्रा लिखा, हाइड्रलाजीन दिया गया, एक से इसका एग्जाम्पल है। गैंग्लियन ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या होगा, ट्राइमेथाफॉन हो जाता है, इसका एग्जाम्पल। तो ये आपके सामने इतना इतना टोटल एग्जाम्पल दिया है। कुछ एग्जाम्पल और दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए ध्यान से सुनिए। 8वां नंबर कहाँ चला गया जी, नेम 3 ड्रग्स, ठीक है, विच आर एंटी ट्यूबरकुलर, मतलब कोई ऐसे 3 दवा का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, 3 दवा, ऐसी 3 दवा का नाम बताना पड़ेगा जो किस में प्रयोग की जाती हैं, ट्यूबरकुलोसिस में प्रयोग की जाती है, मतलब टीबी के उपचार में प्रयोग की जाती है। तो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होता है। ऐसी दवाइयाँ जो ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए उपयोग की जाती हैं उसी को हम एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। यानी टीबी कहाँ होता है, टीबी समांतर लंग्स तथा अदर बॉडी पार्ट, जैसे बोन हो गया, ब्लड को प्रभावित करता, मतलब मोस्टली देखा जाए तो लंग्स को इफेक्ट करता, किसको, लंग्स को इफेक्ट करता है। टीबी का काजेटिव एजेंट क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। क्या होता है, ट्यूबर का यानी टीबी का जो, ठीक है, होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो सामने दिया गया है। अब क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, फर्स्ट लाइन ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आइसोनियाजाइड आता है, जिसे हम INH के नाम से जाते हैं। रिफाम्पापिन आता है, इथम्ब्यूटाल आता है, ये सब के आपके सामने दिया गया। सेकेंड लाइन ड्रग्स में तुम्हारे पास कौन आ जाता है, पैरा अमीनो सल्फेनिक एसिड आता है। और तुम्हारे पास लिखा है इथो, यानी लिखा है इथाइनामाइड आता है और साइक्लोसेरिन आता है, तो ये सामने दिया गया है। न्यूअर ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लाफासिन तथा एजिथ्रोमाइसिन दिया गया है। ठीक, तो इतने आपके सामने दवा दी गई हैं। ठीक, ये हो गया आपके सामने फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स और न्यूअर ड्रग्स के अंतर्गत आती है, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है। अब यहाँ से एग्जाम्पल ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होता, यानी पाठ्यक्रम में टीबी का तुम्हारे पास क्या, ये दवाइयाँ हैं जो टीबी में उपयोग करने वाली हो रही हैं। ठीक,
आशा करते हैं आपको एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट आ गया। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल दिया गया था। हमसे देखिए यही पूछा था ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होता है और किन्हीं 3 दवा का नाम बताना है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स की कब क्लास चलेगी? फार्मास्यूटिक्स की क्लास कल चलेगी भाई, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मैक्लोइड एंड गिव एग्जाम्पल। मैक्लोइड क्या होता है, इसका 1-2 एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैक्लोइड क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपके सामने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था भाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा, मैक्लोइड की वो भी एग्जाम्पल। अब तुम्हारे पास मैक्रोलाइड्स क्या होता है? मैक्रोलाइड्स एक तरह का एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती। तो लिखा है मैक्रोलाइड्स एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है। मैक्रोलाइड का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। मान लेते कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उनके ट्रीटमेंट में हम मैक्रोलाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक, यह बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को बाधित करके ग्रोथ को रोकता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर तुम्हारे पास बैक्टीरिया हो रही है ग्रोथ, अब उसको क्या कर देगा, उसके प्रोटीन सिंथेसिस को ब्रेक डाउन कर देगा। बताओ, प्रोटीन से ही बैक्टीरिया बना हुआ है, अब उसको बाधित देगा, अपने आप वो डेथ हो जाएगा। तो मैक्रोलाइड का काम ये। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होगा? एरिथ्रोमाइसिन होता है। एरिथ्रोमाइसिन होता है, लिखा है क्लैराथीराथ्रोमाइसिन होता है। तो ये 3 दवाइयाँ हमने इसी के अंतर्गत लिख दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन के में क्या पूछा है जी? लिख रखा वाई। ठीक है, वाई थिया लिखा थाइक्लोइकोलिक एसिड यूज द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। मतलब लिमिट टेस्ट आयरन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इन सबको हम अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करके बताते हैं। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन जो आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो उसमें थायोग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने लियो लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, यही हमारे इंडिकेशन की तरह काम करता है जो अपने, ठीक है, क्षारीय नेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो लिखा लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में फेरस आयरन का रिएक्शन जब हम थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ कराते हैं। किसका? फेरस आयन का थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ कराते हैं। ठीक है, साथ सिट्रिक एसिड की उपस्थिति में, सिट्रिक एसिड होना कंपलसरी है, तो फेरस थायोग्लाइकोलेट प्राप्त होता है। जो आपके सामने फेरस थायोग्लाइकोलेट होता है, ये किस कलर का होता है? पेल पिंक कलर का होता है या डीप रेडिश कलर का होता है। देखिए पेल यानी तुम्हारे पास पेल पिंक कलर होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डीप रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले फेरस आयन लेंगे, थायोग्लाइकोलिक एसिड लेंगे, सिट्रिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, फेरस थायोग्लाइकोलेट प्राप्त होगा, हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा। ठीक, अब इसके लिए करते क्या है, यहाँ आपके सामने दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेंसल सिलेंडर में आयरन का सोल्यूशन लेते हैं, उसमें 20 ml वाटर ऐड करते हैं, 2 ml आयरन फ्री सिट्रिक एसिड प्रयोग करते हैं। ठीक, उसमें आयरन नहीं होना चाहिए। 1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड करते हैं, फिर क्षारीय HNO3 के साथ हम सोल्यूशन बनाते हैं, अमोनिया के साथ सोल्यूशन बनाएंगे, फिर 50 ml के साथ डाइल्यूट करके उसे साइड में रख देंगे। फिर हूबहू सेम टू सेम आपको टेस्ट सोल्यूशन में ही करना रहता है कि आपको एक नेंसल सिलेंडर में जो सैंपल आपकी मैम दी है उसको लेना है। जैसे इसमें डाले हैं, इसमें ये डाल दिए, इसमें ये डाल दिए, इसमें ये डाल दिए, उसी को रख देना, दोनों को कंपेयर कर देना है। लास्ट में आपको कंपेयर कर देना है। यदि टेस्ट सोल्यूशन का कलर स्टैंडर्ड सोल्यूशन की तुलना में यानी डीप रेडिश पर्पल कलर का है तो सिंपल पास है, वरना आपका सिंपल फेल है। ठीक है, अब कहेंगे सर हम कैसे जानेंगे? ये सब देखा रहे भाई प्रैक्टिकल है। यदि क्लासेस आप किए होंगे तो आप अच्छे तरीके से ये सब कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा कि एक्चुअल में ऐसे होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है सल्फो। ठीक है, लिखा सल्फामाइड ड्रग्स क्या होती है। तो सबसे पहले सल्फामाइड की हम डिफिनेशन लिख देंगे, कोई 2-3 दवा का नाम लिख देंगे। तो आपके लिख रखा सल्फोन। ठीक है, सल्फोनामाइड क्या होता है? सल्फोनामाइड क्या होता है? ऐसे तुम्हारे पास कंपाउंड जिसमें सल्फा ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो क्या लिख रखा है? सल्फोनामाइड ड्रग्स एक प्रकार की सिंथेटिक एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर देती है? रोकती है। मान लेते हैं कहीं बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है तो उसको क्या कर देगी? ये रोक देगी। सल्फोनामाइड ड्रग्स को आमतौर पर सल्फा ड्रग्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फा ग्रुप जुड़ा रहता है, इसलिए इसे सल्फा ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस साल का क्वेश्चन पेपर है? यदि आप आए होंगे चैनल में तो ऊपर लिखा होगा कुछ ना। ठीक, आंख मूंद के तो आए नहीं होंगे भाई आप, लिखा होगा कुछ, तो वहाँ पर लिखा होगा साफ साफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन 2023। अब बच्चों वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ लीजिए बाबू केवल समय बर्बादी आप कर रहे हैं।
ठीक है। सल्फोनामाइड ड्रग्स एक प्रकार की सिंथेटिक एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर देती है, रोकती है। और सल्फोनामाइड ड्रग्स आमतौर पे सल्फा ग्रुप होता है, ठीक है। सल्फा ड्रग्स बोला जाता है क्योंकि इसमें सल्फा ग्रुप ऐड होता है। अब एग्जाम्पल में तुम्हारे पास देखा जाए तो सल्फा सिल्वे सल्फा डायाजीन होता है, ठीक है, सल्फा डियाजीन होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास सल्फा एसिटामाइड होता है, सल्फा, ठीक है, तुम्हारे पास सल्फा डियाजीन होता है। ये तो दो बार हमने लिख दिया, डेप्सोन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है कोट्रामाक्साजोल दिया, देखा ये कोट्रामाक्साजोल दिया गया है। इसको आपको वहाँ पर लिखना था, जो आपके सामने हमने इतना कैटेगराइज कर दिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी क्या कर दी, ख़त्म कर दी पार्ट ए और पार्ट बी को अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, पार्ट सी में आते हैं। पार्ट सी में देखा जाए तो क्या होगा ना करेगा, ध्यान से सुनिए। पार्ट सी में टोटल जो है 20 एमसीक्यू भी हो सकते हैं, 1 वर्ड भी हो सकते हैं। अब इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाएंगे। देखिए इसमें हम ज़्यादातर आपको बताएंगे नहीं, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस ऑफ द लाफिंग गैस, मतलब किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं। तो उसमें नाइट्रस जो ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या लिख रखा, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, या तुम्हारे पास नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स इज एंटासिड, मतलब इसमें से जो दिया गया एंटासिड गैस को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट किया जाता है, सोडियम क्लोराइड नहीं, ये तुम्हारे पास पानी को साफ करने के लिए। जिंक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, तो यानी सोडियम बाइकार्बोनेट तरह का एंटासिड के कैटेगरी में आया। तो एग्जाम्पल में भी हमने देखा, तो इसको टिक मार देंगे। एजा रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए एजा जो होता है, अब ये कहाँ पर पढ़ेंगे, जो थोड़ा सा आप क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, ठीक है। तो विल्डमैन यानी विडमैन का क्या करेंगे, नेमनिकल्चरल क्लासिफिकेशन में बताया गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एजा ग्रुप जब आता है किसी भी रिंग में, यदि नाइट्रोजन ग्रुप आता है तो हम क्या करेंगे, उसे एजा से रिप्रेजेंट करते हैं। विच आर द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग्स, इसमें से कौन सा एंटी डायबिटिक, मतलब जो डायबिटीज को सही करती, मतलब जो शुगर को सही करती, मेटफॉर्मिन 500 के नाम से आती है, ठीक, यानी चौथे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, लिख रखा है क्लोरोक्विनिन सल्फेट यूज ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। क्लोरोक्विनिन मलेरिया के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। क्लोरोक्विनिन कहीं भी रहे, क्विनिन कहीं भी रहे तो समझ लो मलेरिया ट्रीट किया जा रहा है। तो हाइपरटेंशन, थायराइड यानी लेप्रेसी या मलेरिया, तो मलेरिया टिक मार देंगे। विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स एंटी हाइपरटेंसिव, ऐसी कौन सी दवा है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल तुम्हारे पास लिखा मेथोट्रैक्जेट दे रखा, फ्लुकनाजोल दे रखा, निफाडिपिन दे रखा और ग्लिमिप्राइड दे रखा। तो निफाडिपिन आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जो एंटी हाइपरटेंसिव में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, 7वां नंबर को, 6ठा नंबर ये देखा 7वां नंबर, विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स इज एनेस्थेटिक, इसमें से कौन सा एनेस्थेटिक की तरह उपयोग की जाती है। नॉरफ्लॉक्स, ये तो नॉर्मल खाते हैं जैसे कहीं पेट में दिक्कत हो गई तो। इथाम्ब्यूटाल हो जाएगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो जाएगा, यानी थियोपेंटाल सोडियम इज द करेक्ट आंसर। ये तुम्हारे पास एनेस्थेटिक के अंतर्गत आता है, ठीक, जो शून्य की सुई में लगाया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा भाई, नेक्स्ट में क्या पूछा है, गर्जस ऑपरेटर यूज टू लिमिट फॉर, यानी गर्जस ऑपरेटर क्यों उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसी जब आप लिमिट टेस्ट कर रहे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा। तो लिमिट टेस्ट आप आर्सेनिक में करते हैं। देखिए पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, अब पेंसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखे। यदि आप शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं हमारे चैनल को तो इसको हम कराए थे भाई। पेंसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, पेंसिलिनियम नोटाटम नाम की तरह की फंजाई थी, उन्होंने लैब में, ठीक है, किया था, ठीक है। तो किसकी यानी किसने किया था, यानी 1928 में किसने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताना पड़ेगा। फुल नेम ऑफ आईयूपीएसी, इसको भी क्या कर देना है, आपको लिखना पड़ेगा। फुल नेम ऑफ आईयूपीएसी यानी आईयूपीएसी का फुल नेम आपको लिखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, कोट्रामाक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कोट्रामाक्साजोल में देखा जाए तो 2 कॉम्बिनेशन दवाइयाँ होती। पहले तुम्हारे पास ट्राइमेथापिरीन होता है और तुम्हारे पास सल्फा, ठीक है, सल्फामेक्साजोल होता है। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ऐसे रिस्पांस करेंगे तो होगा, नहीं तो ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे एकदम से तो खतरनाक टाइप में, वो बैठे रहिए भैया। लिख रखा नेक्स्ट में, नियोस्टिगमिन इज ए ट्रीटमेंट, अब इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख के दिखाइएगा। नियोस्टिगमिन किसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यदि स्टार्टिंग से आप सही से देखे रहे होंगे तो ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, नियोस्टिगमिन इज ए ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, इज द एंटी
नियोप्लास्टिक एजेंट है। अब देखेंगे जो बच्चे सही से सुने हैं, देखिए हमारे पास कौन है भाई ये, ठीक है, अफजल जी हैं। अब ये जानते हो एकदम सटीक तरीके से लेक्चर देखें, वो भी कैसे, जो नियोप्लास्टिक एजेंट बताया गया था, ठीक है, नियोप्लास्टिक एजेंट बताया गया तो उसमें इसका हमने एग्जाम्पल का जिक्र किया था, ठीक है। ठीक, नियो कहाँ चला गया, नियोस्टिग्मिन का उपयोग किया गया था, ठीक है, नियोस्टिग्मिन, तो वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, उठा के लाके पीट दिया, ठीक, ऐसे लेक्चर देखा जाता भाई। नेक्स्ट में तुम्हारे पास मेगाल्ड्रेट इज अ कॉम्बिनेशन, मेगाल्ड्रेट में किसका कॉम्बिनेशन होता है, कैल्शियम तथा सॉरी मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन होता तो मेगाल्ड्रेट बन जाता है। नेक्स्ट में ईडीटी का फुल नेम लिखना, ईडीटी क्या होता है, इथाइल डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, जो आपके सामने दिया गया, जो खतरनाक दवाइयाँ होती हैं। दो एग्जाम्पल तुम्हें एंजाइना पेक्टोरिस का दो एग्जाम्पल लिखना, मतलब जो चेस्ट में पेन नहीं होता है उसको सही करने के लिए किसी दो दवा का नाम लिखना है। दोबारा बोल रहे हैं, चेस्ट में जब दर्द होता है तो उसको सही करने के लिए दो दवा का कोई नाम लिखना है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, इंडिकेटर यूज टू ऑफ द कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन, यदि आप कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन करेंगे, जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन कर रहे हैं तो किस इंडिकेटर का उपयोग करेंगे, यहाँ पर से छापिए, ठीक। हमने 4-5 क्वेश्चन आपको पीट दिया, देखिए कितने लोग सबसे पहले कमेंट में बात के लिख के दिखाते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास हीमेटेनिस, हीमेटेनिस क्या होता है, ऐसे दवाइयाँ होती जो हमारे पास एनीमिया को ट्रीटमेंट, आयरन की कमी को दूर करने के लिए उपयोग की जाती है, उसी को हीमेटेनिस बोला जाता है, ठीक। इसका कई एग्जाम्पल हो जाएगा। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे एजेंट तो हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। हमारे अंदर दो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, एक सिंपैथिक, दूसरा नॉन सॉरी सिंपैथिक और एक पैरासिम्पैथिक। तो पैरासिम्पैथिक पे जो वर्क करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट बोलते हैं, बट ये सिंपैथोमिमेटिक एजेंट के अंतर्गत आता है, ठीक। लिख रखा है, गिव द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, जो तुम्हारे पास लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड करें उसका नाइट्रिक एसिड का उपयोग काहे करते, क्यों, क्योंकि प्रेसिपिटेट का कलर देखने के लिए, ठीक है, कलर देखने के लिए उपयोग किया जाता है। टू मेक सोल्यूशन एसिडिक नेचर और प्रेसिपिटेट रिएक्शन तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, हाँ आइसो, ठीक है, कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। टू मेक सोल्यूशन एसिडिक मतलब सोल्यूशन जो है क्लोराइड को उसे एसिडिक नेचर का जब बनाएगा तो जो नीचे प्रेसिपिटेट, नीचे तली में बैठ जाएगा, कौन, सिल्वर क्लोराइड, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब नेल्सन सिलेंडर किसमें, यानी क्या रहेगा, यूज ऑफ नेल्सन सिलेंडर, कहीं लिमिट टेस्ट आप कर रहे हैं तो उसमें हम नेल्सन सिलेंडर का उपयोग कर रहे थे। अभी देखें, अब ये तुम्हारे पास कौन सा देखे थे जी, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन जब कर रहे थे तो नेल्सन सिलेंडर का उपयोग कर दिया जा रहा था। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल हमने, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, ठीक है। अब कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए हिंदी वर्जन, ये आपका हिंदी वर्जन है, ठीक है, इधर तुम्हारे पास सब कुछ हिंदी वर्जन है, ठीक है। अब चलिए, कोई यदि डाउट हो तो आपके लिए आपको 1 मिनट, ठीक है, आपको टाइम मिलता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए हम सबका डाउट क्लियर करते हैं। बहुत सारे कमेंट लोग कर रहे हैं तो सर हम इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं कि नहीं, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं भाई, कि इसीलिए तो हम करा रहे हैं, ठीक है। क्यों करा रहे हैं हमें बताओ, क्या शौक है कराने के लिए, 2-2 ढाई घंटा बैठ के, ठीक है, इसीलिए करा रहे हैं, ठीक, लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं फार्मास्यूटिक्स का कब क्लास चलेगा, फार्मास्यूटिक्स का क्लास कब चलेगा, आपका कल चलेगा, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स का क्लास कल चलेगा। और कोई डाउट, ठीक है। आज ये तो आपका केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद अभी तुम्हारे पास सोशल फार्मेसी आएगा, क्या करेगा, सोशल फार्मेसी आएगा, ठीक है, उसमें अभी हिंदी इंग्लिश मिक्स और 2000। अब नेक्स्ट में बीटी बोर्ड में मिक्स लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखे हैं, सर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्लासेस कब चलेगी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की क्लासेस अभी इसके तुरंत बाद आपका इंग्लिश वर्जन आएगा। ये आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हिंदी वर्जन था, अभी इंग्लिश वर्जन तुरंत अभी आएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी दिया करिए प्लीज़। अरे मेरे भाई ये हिंदी मीडियम का बैच है तो आप इंग्लिश मीडियम में जाकर देखिए। ठीक है। तो और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, एनी डाउट। हिंदी में नंबर की, ठीक है, कम मिलेगा, हाँ थोड़ा सा देखा जाए तो होता है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं। अब तुम सोचो किसी बड़े बड़े प्रोफेसर से कहोगे भैया तुम पैरासीटामॉल हिंदी में लिखो तो कहेगा मारा दू तमाचा है, अब हाइपर टेंशन कार्डियो अभी सब हिंदी में थोड़ी ना लिखेगा। तो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं जो चेक करते हैं कापियाँ, अब उनको हिंदी में लिखेंगे थोड़ा सा होता है, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखेंगे, बट कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सही रहेगा। और कोई डाउट,
कोई डाउट नहीं भाई। चलिए कोई टेंशन नहीं, हम लेक्चर को समापन की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक। आप बहुत सुंदर पढ़ाया है सर, गजब भाई। ठीक है, देखिए आपको, देखिए ये सब जो लिखा जाता है ना भारे भाई, ठीक है, टाइम लगता है, ठीक है। ये सब जो तुम्हारे पास ये सब जो लिखा जाता है ना, जैसे ये सब लिखा गया है, ठीक है, तो ये सब टाइम लगता है, ठीक है। लोग कहते हैं सर आप इतना लेट पढ़ाते हैं, लेट नहीं पढ़ाते भाई, ठीक है। देखिए जितना भी हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं आपको हम पेपर दिखाते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हम कराएं तो ये पेपर 2023 का हमारे सामने हमने एनालिसिस करके रखा है। उसके बाद हमारे पास पेपर 2023 का हमने रखा, उसके बाद 2022 का कहाँ गया जी, ठीक है। 2022 का सारा पेपर सामने रहता और हर एक टॉपिक, जैसे मान लेते हैं ये हम लिख रहे हैं इंसुलिन के बारे में, तो इंसुलिन में किस किस सन में क्वेश्चन पूछा, किस टाइप से, एमसीक्यू में, 1 नंबर में, सब कुछ कंसीडर यहाँ किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल धर 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 पढ़ाया जाता है किताब से छाक के, ऐसा नहीं, उसके लिए टाइम लगता है भाई, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।